हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानक विचलन जिसे हम स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं उसका दूसरा विधि पढ़ेंगे, जो कि है डिस्क्रीट सीरीज़ या अनग्रुप डेटा के फॉर्म में, जिसमें कोई समूह नहीं होगा। डेटा आपको अलग अलग डाटा दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग डाटा दिया हुआ है। साइज़, जिसे हम इंग्लिश में साइज़ बोल रहे हैं, जो कि चर भी है, वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। 4 है, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए 16 तक है। और साथ में फ्रिक्वेंसी दी है। फ्रिक्वेंसी को हम हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको साइज़ के साथ या वेरिएबल के साथ आपको फ्रिक्वेंसी भी दे, तो वो डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाती है। हमने पिछली 3 वीडियोज़ में देखा था, उसमें हमको सिर्फ चर दिया होता था, कुछ आंकड़े दिए होते थे। आंकड़े के अलावा हमें कुछ और नहीं दिया होता था, हमें वहाँ आवृत्ति नहीं दी होती थी। मगर यहाँ पे हमें आवृत्ति भी दी हुई है। जब कोई चर और उस चर का आंकड़ा दिया हो और आंकड़ा एक कंप्लीट नंबर हो, संपूर्ण संख्या हो, और उसके साथ उसकी आवृत्ति दी हो, वो संपूर्ण संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार वो काउंट हो रही है, या कितनी बार बार वो आ रही है, उसकी हमको फ्रिक्वेंसी दी हो, तो वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है, उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई गिवन जो चीज़ें हैं, जैसे मैथ्स में हम बचपन में पढ़ते थे, जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले से दी होती है उसको हम उतार लेते हैं और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें साइज़ दिया है। साइज़ हम यहाँ टेबल बनाएंगे स्टैंडर्ड डिवीजन या मानक विचलन को निकालने के लिए, और उस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन पता है उसे हम लिख देंगे। तो साइज़ पता है हमें यहाँ पे, जो कि चर है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसको ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि आपके सामने 7 संख्या दी हुई है, और वो 7 संख्या क्या है? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है और 16 है। और कुल मिला के उनकी जो संख्या है वो 17 है, 17 है। अब आपको क्या करना है, उसको सभी को अपनी इंडिविजुअल लॉट में लगाइए। जो वो अपना अकेले हैं उसको उसके लॉट में लगाते जाइए, और उसी से हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। फ्रिक्वेंसी एक तरीके क्या है? मोड है, बहुलक है, जो जितनी बार रिपीट होता है उसको हम लेते हैं। तो जब ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एट्स लिखेंगे, और एट्स के करस्पॉन्डेंस मतलब उसके सामने हम उसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। फिर क्योंकि हम यहाँ पे एफेट्स निकालेंगे, एफेट्स निकालने के पीछे यहाँ पे हमारा मकसद है मीन को निकालना। जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ करते हैं, जहाँ पे हमको चर भी दिया होता है, साथ में उसकी आवृत्ति भी दी होती है, तो वहाँ मीन निकालने का मेथड अलग हो जाता है। जबकि हम इंडिविजुअल सीरीज़ कर रहे थे, इंडिविजुअल मतलब जो अकेला है, तो जहाँ पे हमको सिर्फ चर दिया है, चर कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो जो आंकड़ा है वो कितनी बार बार वो संख्या आ रही है, वो हमको नहीं दिया है। वहाँ पे उसकी बारंबारता को नहीं दिया था, मगर यहाँ हमको बारंबारता दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो मीन का फॉर्मूला होगा, जिसको हम मध्यमान बोलते हैं, वो बदल जाएगा। यहाँ मध्यमान के लिए हम एफेक्ट्स निकालेंगे। मीन का जो फॉर्मूला यहाँ पे मध्यमान का फॉर्मूला होगा, वो हमारा सबमिशन एफेक्ट्स अपॉन एन होगा, जिसमें एन का मतलब तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है। आवृत्ति का हम कुल कर लेंगे, आवृत्ति का कुल कर लेंगे, और जो सबमिशन एफेक्ट्स है वो आवृत्ति को हम एच से साइज से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आवृत्ति हमारी साइज से मल्टीप्लाई होगी तो वो हमारा एफेक्ट्स मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, 6 को 2 से करेंगे 12 मिलेगा, 8 को 3 से करेंगे 24 मिलेगा, 10 को 5 से करेंगे 50 मिलेगा, 12 को 3 से करेंगे 36 मिलेगा, 14 को 2 से करेंगे 28 मिलेगा, 16 को 1 से करेंगे तो 16 मिलेगा। हम जो नंबर हमारा आया है, प्रोडक्ट आया है, जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जो आया है हमारा प्रोडक्ट, इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो हमें समेशन एफेक्ट्स मिल जाएगा। और फ्रिक्वेंसी को, जो आवृत्ति है, उसको भी हम ऐड कर लेंगे फ्रिक्वेंसी को, तो हमको उससे हमको n मिल जाएगा। तो जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, मीन इज इक्वल टू समेशन एफेक्ट्स अपॉन n इक्वल 170 अपॉन 17 हो जाएगा, जो कि 10 आएगा। क्योंकि ये जो हम मेथड कर रहे हैं ये एक्चुअल मीन मेथड है, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे। फिर हम यहाँ डिविएशन निकालेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में हम डिविएशन निकालते ही हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जो मानक विचलन है, तो विचलन कहीं ना कहीं शब्द यूज़ होता है, और इसको निकालने के लिए हम डिविएशन निकालेंगे। और डिविएशन हमारा यहाँ
एक्चुअल मीन से होगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने मध्याह्न निकाला है। जो मध्याह्न की संख्या हमारी आई है 10, तो हम अब यहाँ पे डिविएशन का मतलब होता है डी एट्स इज इक्वल टू एट्स माइनस एट्स बार। मध्याह्न को हम एट्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एट्स यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एट्स हमें यहाँ पे साइज़ दिया है, साइज़ हमारा 4 है, और जबकि हमारा एट्स बार जो कि मीन है वो क्या है, वो 10 है। तो 4 में से हमने 10 को सेपरेट किया तो -6 मिला, फिर 6 में से हमने 10 को सेपरेट किया तो -4 मिला, फिर 8 में से हमने 10 को सेपरेट किया तो -2 मिला, फिर 10 में से 10 सेपरेट किया तो 0 मिला, फिर 12 में से हमने 10 को सेपरेट किया तो +2 मिला, फिर 14 में से हमने 10 को सेपरेट किया तो +4 मिला, और फिर 16 में से हमने 10 को सेपरेट किया तो +6 मिला। अब डिवीजन का हम स्क्वायर निकालेंगे, जैसे कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ में भी निकालते थे। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है, माइनस साइन अगर अपने से मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके 4 आपस -4 जब मल्टीप्लाई होगा -4 से तो वो 16 बनाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4 बनाएगा, 0 का तो 0 ही आएगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। +2 मल्टीप्लाई होगा +2 से तो 4 बनाएगा, +4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 बनाएगा, और 6 मल्टीप्लाई होगा अपने 6 से तो वो 36 बनाएगा। फिर हम ये जो स्क्वायर है डिवीजन का, उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर ऑफ डिवीजन को, जो कि आपका dx का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आपका फ्रीक्वेंसी हमारी जो दी है क्वेश्चन में पहले की 1 दी है, और जो स्क्वायर ऑफ डिवीजन है वो 36 है। तो 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, फिर 2 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 2 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, और 1 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। फिर ये जो वैल्यू आई हुई है, इन सभी वैल्यू को हम आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने पे हमें समीशन एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले में कहीं यूज़ होता है। तो समीशन एफ एक्स स्क्वायर हमें 160 मिला। फिर हम स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले में जाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्चुअल मीन मेथड में होता है, सिग्मा अंडर रूट स्क्वायर समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। हम वैल्यू पुट करेंगे, समीशन एफ एक्स स्क्वायर अभी हमने सबसे आखिरी कॉलम में निकाला था, जो कि जिसकी वैल्यू 160 आती है, उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में हम n रखेंगे। n का मतलब यहाँ हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आवृत्ति है उनकी कुल संख्या, उनका कुल सम जो आएगा वो, जो कि 17 है। तो 160 को 17 से डिवाइड करेंगे, डिवीज़न भाग देंगे, जो कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कैसे निकला जाता है, तो 9.41 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और स्क्वायर रूट निकालने पे 3.07 आएगा। मैंने स्क्वायर रूट आपको पिछली वीडियो में करना सिखाया है। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि 3.07 है। आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अपनी वर्किंग इसी तरीके दिखानी है, एकदम साफ। हर एक नंबर के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़िएगा, नंबर बहुत सटा के मत लिखिएगा। कोशिश मत कीजिएगा कि एक पेज में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर डालें। टेबल बनाइए, टेबल में चीज़ों को एकदम क्लियर लिखिए। जो टेबल है उस टेबल की जो हेडिंग है उस हेडिंग को अच्छे से लिखिए, और अच्छे से और क्लियर लिखिए। जो हेडिंग में जो चीज़ें आएंगी वो सब लिखिए, उसमें वर्किंग पूरी एकदम शो कीजिए। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वर्किंग जितनी अच्छी आप करोगे उतना अच्छा है। हो सके तो आप जहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो वो भी दिखाओ, स्क्वायर रूट निकालो तो स्क्वायर रूट को भी बना के दिखाओ, अपने क्वेश्चन में स्क्वायर रूट को भी नीचे आप वर्किंग नोट्स के फॉर्म में उसको शो करो। जितना भी डिवीज़न हो, मल्टीप्लिकेशन, उसको वर्किंग फॉर्म में शो करो, और क्वेश्चन कायदे से करके आओ।